हेलो, वेलकम ऑल। सो अभी हम लोग फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स के फर्स्ट चैप्टर अलजबरा में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिटर्मिनेंट कवर किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल ई से होता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर कवर करेंगे और इसके बाद फिर लॉगरिथम। तो फिर रेडी हो जाओ नोटबुक एंड पेन लेके। ओके, तो हाँ, पहले एक्सपोनेंशियल फैक्टर कवर करने के बाद फिर लॉगरिथम पे आएंगे। सो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या था कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन पे पावर एन टी। ठीक, यहां पे आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी टाइम, चलो ये हो गया टोटल अमाउंट, आफ्टर टाइम टी। ओके, ये हो गया पी, प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। आर क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ठीक ना। और एन क्या था? एन को समझते हैं। एन था नंबर ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड इन अ यूनिट टाइम। अभी लिख लो सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है ना। यहां से देखेंगे कि यूनिट टाइम क्या है। यूनिट टाइम डिपेंड करता है कि ये रेट कैसे दिया हुआ है। जनरली अगर रेट दिया हुआ है, ठीक है ना, सम परसेंटेज मान के चलो 100% पर एनम। ठीक है ना। यहाँ पे पर एनम क्या है? मतलब 1 ईयरली। ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट टाइम क्या हो गया? यहाँ के हिसाब से, उस रेट के हिसाब से यूनिट टाइम हो गया 1 ईयर। ठीक है ना। 1 ईयर में कितना बार इंटरेस्ट ये होगा, अप्लाइड होगा। ठीक ना। अब वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड कैसे हो रहा है। इफ द अमाउंट इज कंपाउंडेड ईयरली, तो एक बार में एक ही बार वो कंपाउंडेड होगा, तो एन इक्वल टू 1 होगा। इफ द अमाउंट कंपाउंडेड ट्वाइस इन ईयर, हाफ ईयरली, तो वहां एन के लिए 2 हो जाएगा। और बैंक के केस में जनरली देखो, एसबीआई बैंक सब क्या करती है, हर 3 महीना में इंटरेस्ट का फिर से इंटरेस्ट देने लगता है। मतलब अमाउंट कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है ना। मतलब 1/4 ईयर में वो कंपाउंड करता है। तो वो एसबीआई के लिए क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम इंडिया के लिए एन इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम भी ले लेते हैं फॉर 1 ईयर के लिए। ठीक है ना। टाइम ले लो तुम 1 ईयर। ठीक, तो टाइम 1 ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा? और आर इक्वल टू अगर 100% लिया, ठीक है ना, आर इक्वल टू 100% लिया, तो इसका वैल्यू न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगा? परसेंटेज हटाने के बाद 100 से डिवाइड करोगे 1। ठीक है। और टाइम ले लो अभी के लिए 1 ईयर। ठीक है ना। तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 1, 100% इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक ना, एन पावर एन। ठीक, अब देखो कि इफ द अमाउंट, इसको रफ कर देता हूं अभी यहां से। if the amount compounded, if the
अमाउंट कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली मतलब एक साल में अमाउंट कंपाउंडेड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1। ठीक, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 1 अमाउंट कंपाउंडेड ईयरली, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p1 प्लस 1/1/1। यहाँ पे क्या हो जाएगा p इंटू 2 मतलब 2p। ठीक है ना, तो अमाउंट डबल हो जाएगा एक साल में, 100% रेट के हिसाब से अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर दिए इफ अमाउंट कंपाउंडेड ईयरली आता है, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है ना, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में एक बार इंटरेस्ट आएगा, फिर से उसको कलेक्ट करके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो साल में ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है ना, एक साल में कितना हाफ ईयर होता है 2 बार, तो यहां से n इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ, और n इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू p टाइम्स 1 प्लस 1/2 टू द पावर 2। तो यहां से हो जाएगा p इंटू 2.25। ठीक ना, मतलब ये p 2 इंटू 2.25 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब क्या, कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। तो लोग सोचेगा, और बैंक जो अपना SBI जो कंपाउंड करते हैं कितना में करते हैं, क्वार्टरली। ठीक ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है ना, इसके लिए क्या हो गया, n का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है ना, तो यहां लिखोगे फॉर n इज इक्वल टू 4, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 पे पावर 4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4 लगभग ये p 2.44 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अमाउंट बढ़ रहा है, यहाँ पे ईयरली के हिसाब से 2 गुना हो रहा था, उससे बढ़ा, अगर हाफ ईयरली कर दिए, क्वार्टरली कर दिए, तो ये बढ़ते रहेगा। मंथली अगर कर देंगे, ठीक है ना, अगर मंथली कर दिए तो एक मंथ 1 ईयर में 1 यूनिट टाइम में कितना बार इंटरेस्ट होगा, 12 बार। ठीक है ना, अगर मंथली कर दिए, मंथली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12। ठीक है ना, तो n इक्वल टू 12 के लिए a इज इक्वल टू p टाइम्स 1 प्लस 1/12। ठीक है ना, इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद 2 इंटू 2.613 है। ठीक है ना, ये कुछ अमाउंट और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, अगर डेली करने लगे, आदमी को लोभ होता है कि अच्छा ठीक है, अमाउंट अगर डेली बढ़ने लगे, मेरा डेली कंपाउंडेड होने लगे, तो डेली बेसिस अमाउंट कंपाउंडेड डेली। ठीक है ना, तो 1 ईयर तक कंपाउंडेड, मतलब आज कंपाउंड हुआ, आज का इंटरेस्ट आज ही जमा दे दो, फिर नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा n इक्वल टू 365। ठीक है ना, 1 ईयर में कितना बार कंपाउंडेड होगा, 365, अगर डेली कंपाउंडेड हो रहा है। तो यहाँ और n इक्वल टू 365, ये देखोगे a इक्वल टू p टाइम्स 1 प्लस 1/365 पावर 365। यहां से ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 2.7146। तो आदमी को लगता है कि अच्छा कितना अमाउंट ये बढ़ सकता है, क्योंकि जितना बढ़ेगा, अब देखो डेली पे इतना अमाउंट आ गया। ठीक है ना, अब वो कहेगा कि नहीं, आवरली अगर कंपाउंडेड होने लगे तो कितना हो जाएगा, आवरली बेसिस। ठीक है ना, तब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365 डेज और एक दिन में 24 आवर, इतना हो जाएगा n इक्वल टू। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 1/365 इंटू 24, 365 इंटू 24।
ओके, तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, फिजिकली ये सब कैलकुलेट करना बहुत टफ है, ठीक ना, यहाँ तक तो ठीक था। ये सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा P टाइम्स 2.7181, ठीक ना। अब कंटिन्यूसली मतलब पर मोमेंट पे अगर होने लगे, ठीक है ना, देखो n का वैल्यू बढ़ रहा है, जितना टाइम इंटरवल घटा रहे हैं n का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर कंटिन्यूसली ये करने लगे, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, ठीक है ना, मतलब हर मोमेंट में कंपाउंडेड होने लगा, तो यहाँ पे n क्या होने लगा, बहुत बड़ा क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगा, ठीक है ना। अपने ये बहुत बड़ा n का वैल्यू जा रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 1 बाय n, ये क्या इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा, ठीक ना। 1 बाय इंफिनिटी पे पावर यहाँ पे n जो रहेगा ये भी इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा, ठीक। इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट लिख दो यहाँ पे, ठीक ना, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ठीक ना, p टाइम्स 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n, ठीक। ये बहुत ये करने के बाद मतलब हर मोमेंट पूरा टाइम घटाने के बाद सेकेंड का भी कम कर दिया, पूरा कंटिन्यूअस टाइम में ये मैक्सिमम जो जितना जा सकता था, ठीक ना, वो मैक्सिमम जा सकता था e टाइम्स, ठीक ना। और ये e का वैल्यू था 2.7182 समथिंग समथिंग करके, पूरा ये कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक। ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ओके। सो अब लग गया कि अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली होने लगेगा तो मैक्सिमम कितना तक पहुंचेगा। फर्स्ट टाइम में आदमी यहां से जब यहां आया उसको लगा अच्छा, और अगर टाइम कम कर देंगे तो एक टाइम में बहुत ज्यादा पैसा आने लगेगा, ठीक ना, लेकिन वैसा नहीं है। बहुत अगर कम करो कंटिन्यूसली तो मैक्सिमम वो e टाइम्स हो सकता है, ठीक है ना। यही e को नाम दिए एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक ना, यही e का नाम है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ओके। और उसका वैल्यू देखो यहाँ पे, जब एक बिग नंबर के लिए कितना आ रहा था 2.7181, तो जब बहुत कंटिन्यूसली करेंगे तो इससे कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये लगभग 2.7182 समथिंग समथिंग, कुछ फिक्स नहीं है, वो आते रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक हो गया कि e का वैल्यू कैसे आया, ठीक। उसका फील यहाँ पे मिल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करके, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके e जो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसका वैल्यू आ गया 2.718। जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं, मतलब ये 1 से बड़ा है, इरेशनल नंबर है। जैसे पाई था ना, पाई का भी लेते थे 3.14, लेकिन और भी कुछ नंबर होता था, वो फिक्स नहीं होता था, वो इरेशनल नंबर है, ठीक ना। उसी तरह से ये भी है, और इसको समझने के लिए ये आ ही गया कि किस हिसाब से हुआ, ठीक ना। तो देखो, और मैथमेटिक्स में इसको दूसरा किस हिसाब से लिख सकते हो, इसका वैल्यू ई हुआ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में जो लोग मैथ पढ़ रहे हो वहां पे पढ़ा होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n इक्वल टू e, ठीक है ना। ये लिमिटिंग वैल्यू वही दे रहा है, ठीक ना। वो कैसे दिया, इस हिसाब से दिया, बढ़ते 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 वो मैक्सिमम e तक बढ़ेगा, ठीक। और एक ये होता है कि मतलब, और मैथमेटिक्स में ये एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। इसका एक्सपेंशन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल चलते रहता है इन्फिनिटी तक, ठीक ना। ये अब यहाँ पे e का वैल्यू चाहिए, e का वैल्यू चाहिए मतलब क्या, e पे पावर 1 है और x इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, और x इक्वल टू 1 e टू द पावर 1 इक्वल टू e, है ना। तो यहाँ भी x लिखो, 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, ठीक ना। ये यहाँ से भी वैल्यू वही आता है
7182 समथिंग समथिंग, वो ये एक इरेशनल नंबर, ये वैल्यू। तो क्या दो तीन तरीके से इसका फीलिंग आ गया कि इसका वैल्यू ई का कितना होता है और ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये ई को बोले एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसी ये नेचुरल बेस भी है लॉग का। लॉग का नेचुरल बेस जब हम लॉग पढ़ेंगे ना भी, उसके बाद वहां पे देखेंगे कि कहाँ यहाँ नेचुरल बेस कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक इरेशनल नंबर है और उसका वैल्यू 2.718 किस हिसाब से आया। ओके, तो चलो ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आते हैं लॉगरिथम पे।